अगर PST1 से है तो तुमको लोकेशन याद होना चाहिए, तुमको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब तुमको पता है कि अच्छा PST1 यहां है, तो एग्जाम में लिखा है PST1, इसका मतलब यही जीन काटेगा, और इसी जीन को काटेगा तो जो नया जीन जुड़ेगा, जो नया डिजायर्ड DNA जुड़ेगा वो यहीं पे जुड़ेगा, और जब यहीं पे जुड़ेगा तो ये तो जीन गया ना। हेलो बच्चों, तो फिर से आ चुके हैं उसी वीडियो के सीरीज में, आगे बढ़ते हैं। और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसके कुछ टॉपिक्स हमने खत्म कर लिए हैं और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको आगे पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जहाँ तक होता है वहाँ तक किया जाएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। हमने बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में देख लिया, हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लिया। हमने प्रिंसिपल में देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना काम नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज हमने देखा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। इसके अलावा हमने टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्लियरली ये चीजें देख ली कि क्या क्या चीज हमारे पास होना चाहिए ताकि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो हमारे पास डिजायर्ड DNA होना चाहिए, हमारे पास कुछ मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स के नाम पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होना चाहिए, हमारे पास DNA पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए, हमारे पास DNA लाइगेज एंजाइम होना चाहिए। फिर हमने बोला कि वेक्टर, व्हीकल ऑफ DNA को ढोने वाला वेक्टर होना चाहिए। हमने गुड वेक्टर के कुछ क्वालिटीज डिस्कस किए, जैसे कोई भी अच्छा वेक्टर वही हो सकता है जिसके पास अपना खुद का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। दूसरा, उसका कॉपी नंबर क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि अगर उसको हम किसी होस्ट के अंदर भेजते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में अपना जो कह सकते हैं कॉन्टिन्यूएशन या फिर कॉपी कर लेना, वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में कॉपी करके उस नंबर को अचीव कर ले। तो इससे हमारे DNA का भी उतना कॉपी बन जाएगा। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, तो उसके पास अपना सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में हमने दो चीज बताया था, या तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होना चाहिए और नहीं तो यहां पे किसी भी प्रकार के एंजाइम को कोड करने वाला जीन होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल हमने बताया था LAC-Z जीन, जो कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के लिए क्या करता है, कोड करता है। और इसके बारे में तुम लोग बेहतर जानते होगे क्योंकि तुम सभी लोगों ने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स नाम का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। उसमें लैक ऑपेरॉन नाम के टॉपिक के बारे में पढ़ाया गया होगा और उसमें स्ट्रक्चरल जीन में LAC-Z जीन करके एक जीन आया होगा और जिसके बारे में बताया गया होगा कि ये बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम के एंजाइम के लिए कोड करता है। तो हम उसका भी इस्तेमाल एज अ सिलेक्टेबल मार्कर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो चुकी थी। फिर हमने PBr322 नाम के वेक्टर का पूरा स्ट्रक्चर क्लियरली पढ़ा था। हमने देखा था कि PBr322 नाम का जो वेक्टर है उसके पास क्या क्या चीजें हैं। तो उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में क्या प्रेजेंट था, दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था, एक तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन था और दूसरा एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन था। ये दोनों प्रकार के जीन वहां पे अवेलेबल थे, है ना। ये सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा हमने ये बताया था कि वेक्टर जो होता है वो तो DNA का सीक्वेंस ही है, प्लाज्मिड है तो DNA का सीक्वेंस ही है। तो उस DNA के सीक्वेंस में कहीं ना कहीं सीक्वेंस ऐसा होता होगा जो अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का क्या होता होगा, क्लीविंग साइट होता होगा। मतलब किसी वेक्टर में बीच में कहीं GAATTC करके साइट आता होगा, तो वो किसका रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का साइट है, तो वो है ECO-R1 का रेस्ट्रिक्शन साइट है। इस तरीके से अलग अलग तरह के एंजाइम का, अलग अलग तरह के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का रेस्ट्रिक्शन साइट होता होगा कि नहीं होता होगा, तो हाँ बिल्कुल होता होगा। और PBr322 वेक्टर के स्ट्रक्चर में, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हमने क्लियरली बताया था कि जो PBr322 नाम का वेक्टर है उसके एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन पे क्लीविंग साइट प्रेजेंट है PVU1 नाम के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का, PST1 नाम के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का। साथ ही साथ जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन था उसके ऊपर क्लीविंग साइट मौजूद था BAM-H1 नाम के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का, SAL1 नाम के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का। इन दोनों के अलावा भी कई और जगहों पे क्या थे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के रेस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल थे, जैसे ECO-R1 का था, HIND3 का था, CLAV1 का था, और जो PBr322 का ROP वाला साइट था उस साइट पे PVU2 का भी रेस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल था। तो ये हमने स्ट्रक्चर में पूरा डिस्कस कर लिया था और ये एक तुम्हारा क्विक रिव्यू रहा
जो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके बिल्कुल देखें, क्योंकि उसी पार्ट में इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जो अभी हमने फटाफट यहाँ पे रिवाइज कर लिया। अब उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक प्लाज्मिड जो है वर्क करता है और किस तरीके से प्लाज्मिड से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है जब हम उसको होस्ट में भेज देते हैं तो कैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है, और जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो फिर कैसे हम सिलेक्ट करते हैं कि किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ है और किसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। चलो तो वेलकम, स्वागत है तुम्हारा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो यहां पे हम देखने जा रहे हैं किसके बारे में, ठीक है, यहां पे हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से वो काम करता है। तो जो PBR322 नाम का वेक्टर है, एक सेकेंड थोड़ा बैकग्राउंड ठीक कर लिया जाए। PBR322 वेक्टर treat with BAM-H1 restriction endonuclease। क्या कर रहे हैं? BAM-H1 restriction endonuclease से इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो आप देखिए जरा, ये हो गया हमारा रिस्ट्रिक्शन PBR322 नाम का वेक्टर, और यहां पे है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन का सीक्वेंस, यहां पे है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन का सीक्वेंस, यहां पे है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां पे है ROP। BAM-H1 कहां काटेगा? तो BAM-H1 यहां काटेगा। तो ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट है, restriction site of BAM-H1। ये restriction site है किस चीज का? BAM-H1 का। अब BAM-H1 का ये restriction site है, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, BAM-H1 का ये restriction site है। तो अगर यहां पे कट करेगा तो क्या होने जा रहा है? तो देखो जरा क्या होने जा रहा है। यहां पे कोई सीक्वेंस होता होगा, है ना, यहां पे कौन सा सीक्वेंस होता होगा? तो देखो BAM-H1 का जो क्लीविंग सीक्वेंस होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है GGATCC, है ना, GGATCC। सी के यहां क्या होगा? G होगा, यहां G होगा, यहां A होगा, यहां T होगा, यहां C होगा, यहां C होगा। और BAM-H1 कहां काटेगा? वो यहां पे काटेगा, इस तरीके से यहां पे काटेगा, काटा, और उसी तरीके से यहां पे कट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर काटेगा तो बताइए वहां पे कौन सा साइट बनने जा रहा है? तो देखना यहां पे जो इंड बनने जा रहा है वो इंड ऐसा बनेगा, ये इंड जो है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहां पे ये काट रहा है तो यहां पे ये रहा, और यहां पे ये इंड इस तरीके से बन जाएगा, है ना। यहां पे कौन कौन सा साइट रहेगा? यहां पे G रहेगा, और G के बाद का GATCC अलग हो गया होगा। तो यहां पे कौन होगा? G होगा, A होगा, T होगा, C होगा और C होगा। ये इंड यहां पे प्रेजेंट होगा, और उसके अलावा यहां पे कौन रहा होगा? तो G रहा होगा। ये यहां पे साइट है, यहां पे कौन रहा होगा? C रहा होगा, C रहा होगा, TAG। ठीक है, ये इस तरीके से बन चुका है। तो अब बताओ जरा, यहां पे बताओ, ये वाला इंड लटकता हुआ इंड है कि नहीं है? ओवर स्टिकी, ओवर हैंगिंग इंड है। और ये वाला इंड भी कौन सा इंड है? ओवर हैंगिंग इंड है। तो इसको हम कौन सा इंड कहेंगे? स्टिकी इंड बना कि नहीं बना? तो यहां पे बन चुका है स्टिकी इंड, स्टिकी इंड फॉर्म्ड, यहां पे स्टिकी इंड। और बाकी तो सब जगह यहां पे क्या है?
ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो ये इस तरीके से बना कि नहीं बना? तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि हमने पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से एक एंजाइम जो है वो कट करता है। तो देखिए इसका सीक्वेंस क्या है, GGATCC। क्या है? GGATCC, जैसे यहां लिख के दिखाएं GGATCC, और इधर क्या होगा? GGATCC। ये कौन सा इंड है? 5 डैश। ये कौन सा है? 3 डैश। ये है 5 डैश, और ये कौन सा है? 3 डैश। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। अब जो वो काटेगा वो कहां काटेगा? तो बाम H1 यहां काटता है, यहां पे, और बाम H1 कहां काटता है? यहां पे। तो ये इस तरीके से काट के, इस तरीके से काट के अलग कर देगा कि नहीं कर देगा? और अलग कर देगा तो क्या बन जाएगा? G अलग हो जाएगा और GATCC अलग हो जाएगा, और इस C के साथ कौन जुड़ा रहेगा? G जुड़ा रहेगा, और यहां कौन रहेगा? C, और यहां CTA और G, ये अलग रहेगा। तो इस तरीके से ये जुड़ के तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तो एक इंड ऐसा, एक इंड ऐसा। तो बताइए एक इंड जो यहां पे बन के तैयार हुआ है, ये कौन सा इंड है? लटकता हुआ इंड। और ये भी कौन सा इंड है? लटकता हुआ इंड। तो स्टिकी इंड है कि नहीं है? वही चीज यहां बना के दिखाए हैं। तो इस तरीके से यहां पे कौन सा इंड बन के तैयार हो गया है? स्टिकी इंड बन के तैयार हो गया है। क्लियर है बात? अब क्या करना है, जो डीएनए है उसको भी ट्रीट करेंगे। तो मुद्दा ये आता है कि डीएनए को भी क्या तुम इसी एंजाइम से ट्रीट करोगे या किसी और एंजाइम से ट्रीट करोगे? बताओ फटाफट। डीएनए को भी क्या हम इसी एंजाइम से ट्रीट करेंगे या किसी और एंजाइम से ट्रीट करेंगे? तो जाहिर सी बात है इसी एंजाइम से ट्रीट करेंगे। क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम इसी एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो उस डीएनए में भी ऐसा साइट होता होगा, और डीएनए में भी अगर ऐसा साइट होता होगा तो ऐसे ही काटेगा, और अगर ऐसे ही काटेगा तो ऐसा ही इंड बनेगा कि कोई और इंड बन जाएगा? तो ऐसा ही इंड बन जाएगा। मतलब अगर इधर CTAG बना है तो उधर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना होगा। तो जब दोनों को मिक्सचर में हम लाएंगे, मिक्स करेंगे, तो बताओ जुड़ने की संभावना रहेगी कि नहीं रहेगी? तो हाँ बिल्कुल रहेगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे, वेक्टर को जिस एंजाइम से ट्रीट करते हैं उसी एंजाइम से ट्रीट करना है। किसको? वेक्टर को जिस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करते हैं उसी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करना है। किसको? डिजायर्ड डीएनए को। तो अब हम कह सकते हैं डीएनए ऑल्सो ट्रीटेड विथ डीएनए ऑल्सो ट्रीटेड with same restriction endonuclease with which plasmid या vector is treated so that same type of complementary sticky ends formed. Thus, if treated plasmid, vector and desired DNA mixed, then there are chances of attachment of plasmid with desired DNA। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आ गया होगा कि डीएनए को भी उसी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे जिससे कि हम किससे ट्रीट कर रहे थे? प्लाज्मिड को, ताकि दोनों में सेम तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी इंड बने। और अगर ऐसा हुआ और हम मिक्स करेंगे तो दोनों के जुड़ने की संभावना क्या रहेगी? ज्यादा। करके दिखाते हैं। तो अब मान लेते हैं कि यहां पे कोई डीएनए है और यहां पे साइट है। जैसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर यहां पे देख लिया जाए। ठीक है, और यहां पे हम ले लेते हैं, ये है जी, ठीक है,
यहाँ पे ये रहा, ये यहाँ पे रहा, इसको मान लो G है, G है, A है, T है, C है, C है। तो यहाँ G होगा, यहाँ G होगा, यहाँ A होगा, यहाँ T होगा, यहाँ C होगा और यहाँ कौन होगा, C होगा। इसको मान लो 5 डैश है, इसको मान लो 3 डैश है। तो अगर ये 5 डैश है तो ये कौन हो जाएगा 3 डैश और ये कौन हो जाएगा 5 डैश। अब आप लोगों को पता है कि बाम H1 कहाँ काटेगा, बाम H1 5 डैश की तरफ से G और G के बगल में काटेगा। तो यहाँ पे बाम H1 काटने जा रहा है और यहाँ पे भी G और G के बीच में ये 5 डैश है ना, तो यहाँ पे भी कौन काटने जा रहा है, बाम H1 काटने जा रहा है। तो अगर हम इसको कटे हुए इंड को इस तरीके से देखेंगे तो डीएनए हमारा कैसा बनके तैयार होगा, इस तरीके से यहाँ पे आएगा और ये G हो जाएगा और यहाँ पे कौन रहेगा, C रहेगा। और उस तरीके से अगर आगे देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा इंड आगे बढ़ेगा तो C है और उसके बाद कौन आ रहा है, T, C। इस तरीके से इंड बनते चला जाएगा, है ना। और अगला इंड जो बन के तैयार होगा वो इस तरीके से रहेगा, यहां पे G रहेगा और यहां पे कौन रहेगा, C रहेगा। तो C, T, A, G और यहां पे भी कौन रहेगा, यही C, T, A, G। ये 2 इंड बना कि नहीं बना। तो अब बताओ, ये एक इंड कौन सा इंड बन गया, स्टिकी इंड, और ये भी कौन सा इंड बन गया, स्टिकी इंड। तो ये दोनों के दोनों कौन से इंड हैं, स्टिकी इंड हैं। अब बताओ तो जरा, यहाँ पे जो स्टिकी इंड्स बना है वो वैसा ही इंड है जैसा इधर बना है या फिर डिफरेंट है। यहाँ भी देखो CTAG है ना, और यहाँ भी क्या है CTAG, यहाँ भी देखो CTAG और इस वाले में भी देखो CTAG इधर से जा रहा है। तो सेम तरह का इंड बना है कि नहीं बना है, बना है। तो अगर अब तुम दोनों को मिक्स करोगे तो आपस में जुड़ने की संभावना रहेगी कि नहीं रहेगी, तो हाँ बिल्कुल रहेगी। तो अब अगला स्टेप क्या होने जा रहा है, तो अगला स्टेप हम बोलेंगे ट्रीटेड। अगला हम स्टेप यहां पे बोल सकते हैं ट्रीटेड PBr322 with BAM H1 treated desired DNA by BAM H1। दोनों ले लिए हैं। अब दोनों जब ले लिए हैं तो दोनों को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। अब दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे, दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो अब देखिए संभावना क्या है, संभावना ये है कि ये प्लाज्मिड और ये प्लाज्मिड ही आपस में जुड़ जाएगा। प्लाज्मिड का दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंड आपस में जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। हो सकता है कि यहां प्लाज्मिड का ये वाला इंड रहा होगा, ये वाला इंड रहा होगा, ये वाला इंड रहा होगा, और यहां पे किसका इंड जुड़ जाएगा, डीएनए आके जुड़ जाएगा। यहां पे कौन आके जुड़ जाएगा, डीएनए आके जुड़ जाएगा। देखो यहां पे कौन आ गया, डीएनए आके जुड़ चुका है। तो इस तरीके से यहां पे 2 तरह का पॉसिबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा। एक पॉसिबिलिटी कैसा बन सकता है कि प्लाज्मिड का ही जो दोनों इंड था वही आपस में जुड़ गया होगा, और एक बन सकता है कि नहीं प्लाज्मिड के साथ डिजायर्ड डीएनए आके जुड़ गया होगा। तो ये क्या है, ये तो हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि यहां पे किसी भी तरह का फर्दर नया कॉम्बिनेशन नहीं बना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट as both sticky end of PBr322 ligated together। ये खुद ही लाइगेट हो गया, इसका मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन यहां डिजायर्ड डीएनए लाइगेट हुआ है, यहां पे क्या हुआ है, ये है डिजायर्ड डीएनए, ये है डिजायर्ड डीएनए ligated with PBr322 at tetracycline resistant gene site।
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बताओ दोनों बना कि सिर्फ एक बना, तो दोनों बना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको कहा जाएगा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है प्लाज्मिड प्लस डिजायर डीएनए। डिजायर डीएनए अगर प्लाज्मिड के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो बताइए यहां पे दोनों कॉम्बिनेशन बनने की संभावना है या सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनने की संभावना है। ध्यान से समझना चीजों को, हम इसलिए आराम से लेके चल रहे हैं। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो तुमको नहीं लगता है कि ये और ये इंड जुड़ जाएगा। सोचो तो जरा, ये वाला इंड जो है अगर इधर की तरफ आएगा तो आराम से यहां जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर जुड़ेगा तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, आराम से जुड़ जाएगा। जैसे G का उल्टा कौन होता है, C होता है। A का उल्टा कौन होता है, T होता है। T के उल्टे कौन आता है, A आता है। और C के उल्टे कौन आता है, G आता है। मतलब उल्टा कहने का मतलब पेयरिंग करता है। तो G इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, A T के साथ बना लेगा, T A के साथ बना लेगा, और ये G खाली है तो C के साथ नहीं बना लेगा। तो ये दोनों आपस में जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है, तो हाँ बिल्कुल जुड़ सकता है। और अगर ऐसा जुड़ा तो क्या यहाँ पे कोई नया डिजायर्ड डीएनए जुड़ा, नहीं ना जुड़ा, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। कोई नया प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं बना है, सिंपल लॉजिक। लेकिन अगर डिजायर्ड डीएनए आके जुड़ गया तो पूछेगा क्यों डिजायर्ड डीएनए जुड़ा, तो क्योंकि जो इंड इसमें है वही इंड उसमें है। तो पूछेगा क्यों वो इंड उसमें है, तो बोलना क्योंकि हमने प्लाज्मिड को जिस एंजाइम के साथ, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के साथ क्लीव किया था, हमने डिजायर्ड डीएनए निकालने के समय भी उसी एंजाइम का इस्तेमाल किया था, ताकि सेम ही तरह का इंड बने या अलग अलग तरह का इंड बने, तो सेम ही तरह का इंड बने। और इस तरीके से हमने इनको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद फाइनली ये हमारा बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये रहा हमारा किसके बारे में कि इस तरीके से काम हो चुका है। तो अब ये तो मिक्सचर है रिकॉम्बिनेंट का और नॉन रिकॉम्बिनेंट का। क्या आंख से देखकर हम बता सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट कौन है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है? वो तो अभी हमने फिगर बना रखा है तो फिगर में तुम बता दोगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल हो रहा होगा तो क्या हम विजुअलाइज करके बता पाएंगे कि रिकॉम्बिनेंट कौन है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है? तो हम बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना इमेजिन तो करके चलेंगे कि इस बीकर में, इस सॉल्यूशन में दोनों होगा, रिकॉम्बिनेंट भी होगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी होगा। कौन चाहिए तुमको? जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, कौन चाहिए तुमको? तो हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट, हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं चाहिए। तो हमें इसको ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है? तो हाँ ढूंढना है। तो अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, सीधा अगले स्टेप पे आना है। अब क्या करेंगे? हम नहीं जानते हैं रिकॉम्बिनेंट कौन है और हम नहीं जानते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है। हम क्या करेंगे ना, इसको होस्ट के अंदर सीधा भेज देंगे। क्या करेंगे? होस्ट के अंदर भेज देंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA's mixture is transferred in suitable host by several technique। अब वो टेक्निक अभी हम बीच में नहीं लाएंगे, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे अलग से, है ना। तो अभी मान लो कि कुछ टेक्निक होता होगा, उस टेक्निक के माध्यम से भेज दिया जाएगा। जैसे बहुत सारे टेक्निक है, इलेक्ट्रोपोरेशन नाम का टेक्निक होता है, बायोलिस्टिक मेथड नाम का टेक्निक होता है, माइक्रो इंजेक्शन नाम का टेक्निक होता है, और इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड के ट्रीटमेंट के माध्यम से हीट शॉक देकर हम ये काम कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा अलग से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में लाएंगे तो फिर लिंक से हटना पड़ जाएगा। तो अभी बस मान लो कि जितना नाम हम बताए हैं उनमें से किसी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, इसके मिक्सचर को भेजा है किसमें? सुइटेबल होस्ट में भेजा है। तो अब मान लो कि यहां होस्ट में भेजा होगा, तो यहां पे कोई बैक्टीरिया है, जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है। अब इसके अंदर हम भेजे होंगे तो क्या बैक्टीरिया हमें आंख से दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। अब इस बैक्टीरिया में जब हमने भेजा होगा तो हम तो मान ही के चल रहे हैं ना मामला, कि या तो गया होगा या फिर नहीं गया होगा। तो देखो यहां पे हम 3 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हमने क्या बनाया है? 3 कॉम्बिनेशन बनाया है, समझाने के लिए ऐसे ही इमेजिन करके। तो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। अब हो सकता है कि इस बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ होगा? बोथ
recombinant और non recombinant transferred, ठीक है, बोथ, या फिर हम कह सकते हैं इसको आइदर, या फिर हो सकता है यहां पे जैसे इसमें मान लो रिकॉम्बिनेंट गया होगा तो उसमें कौन गया होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट गया होगा। तो चलो एक केस बना लेते हैं इसमें रिकॉम्बिनेंट गया है और इसमें भी वही है, बोथ recombinant and non recombinant ट्रांसफर्ड। मान लो कि कोई एक गया होगा, या तो रिकॉम्बिनेंट गया होगा या नॉन रिकॉम्बिनेंट गया होगा, और इसमें मान लेते चलो दोनों ही गया होगा, ठीक है, और इस वाले में कोई नहीं गया होगा, नाइदर ऑफ रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर्ड, कोई भी नहीं गया होगा। तो इसमें या तो कोई एक गया होगा, या तो रिकॉम्बिनेंट गया होगा या नॉन रिकॉम्बिनेंट गया होगा, कोई गया ना जी, रिकॉम्बिनेंट जाए चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट जाए, कोई तो गया। अगर गया, ये है इकोलाई, ये है इकोलाई, ये भी है इकोलाई और ये भी है इकोलाई, ठीक है, कोई तो गया। अगर कोई भी गया तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, है ना। इसमें भी कोई गया, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, और इसको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसमें कोई भी नहीं गया तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। देखो एकदम सीधा सा डेफिनेशन है। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको कहते हैं, वो डीएनए जिसमें डिजायर्ड डीएनए लोड नहीं हुआ है। नॉन रिकॉम्बिनेंट किसको कहेंगे, वो डीएनए जिसमें डिजायर्ड डीएनए लोड नहीं हुआ है। पहली बात, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट वर्ड ना डीएनए के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए होता है जिसमें डिजायर्ड डीएनए का एडिशन नहीं हुआ है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो होता है जिसमें डिजायर्ड डीएनए का लाइगेशन या एडिशन हो गया है। तो जिसमें डिजायर्ड डीएनए भी है, वेक्टर भी है, दोनों जुड़ गया है, तो इसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस मिक्सचर को हम किसी होस्ट में भेजेंगे तो पहली बात, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वर्ड ना डीएनए के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वर्ड जो होता है वो इस्तेमाल होता है किसके लिए, तो वो इस्तेमाल होता है होस्ट के लिए। अब इस होस्ट में या तो रिकॉम्बिनेंट आया होगा या नॉन रिकॉम्बिनेंट आया होगा, इसमें हो सकता है, संभावना है दोनों आ गया होगा, और इस वाले में कोई नहीं गया होगा। जिसमें कुछ गया होगा, चाहे रिकॉम्बिनेंट जाए चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट जाए, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे, और जिसमें कुछ नहीं गया होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। तो अब देखो यहां पे आसानी से समझना है टर्म यूज्ड फॉर डीएनए, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि ये बेसिक चीज ही हमें समझ में नहीं आता है और आगे हम पूरा पढ़ लेते हैं और पहले का चीज ही गायब रहता है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दो तरह का टर्म हमने बताया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए इन विच desired DNA is ligated with प्लाज्मिड या वेक्टर, है ना, और इसमें डिजायर्ड डीएनए नॉट लाइगेटेड विथ प्लाज्मिड या वेक्टर, rather both ends of vector ligated together, वेक्टर का ही दोनों एंड आपस में क्या हो गया है, लाइगेट हो गया है। तो ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है, ये देखो तुम्हारे सामने वर्ड लिख दिया गया है। और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब होता है होस्ट सेल इन विच आइदर रिकॉम्बिनेंट और non recombinant
नॉन रिकॉम्बिनेंट और बोथ ट्रांसफर्ड, जिसमें कोई एक या दोनों भी गया हो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन होगा, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को बोलेंगे होस्ट सेल इन विच नाइदर recombinant nor non-recombinant ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो क्या समझ में आया, तो यहां पे बोला जा सकता है कि चीजें ये समझ में आ रही हैं कि जो यहां पे रिकॉम्बिनेंट वर्ड डीएनए के लिए इस्तेमाल होता है, डीएनए के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल के लिए इस्तेमाल होता है, होस्ट सेल के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि इन चारों के इसी में उलझे रहते हैं। एक्चुअली में अगर हम सीधा भाषा में बात करें तो वो इन्हीं चार वर्ड में उलझे रहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो बारीकी समझ लो कि ये दोनों वर्ड डीएनए के लिए इस्तेमाल होता है और सिंपल सा लॉजिक है। अगर प्लाज्मिड डीएनए के साथ डिजायर्ड जुड़ गया तो नया कॉम्बिनेशन हुआ ना जी, तो उसको क्या कहोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहोगे। और अगर मान लो कि प्लाज्मिड का ही दोनों इंड आपस में जुड़ गया और कोई डिजायर्ड डीएनए गया ही नहीं, तो कोई नया कॉम्बिनेशन हुआ क्या, काटे या फिर जोड़ दिए, तो वैसा का वैसा ही रह गया, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब होस्ट के अंदर तुम भेजे होगे तो कुछ तो गया होगा, तो कुछ भी अगर गया तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर कुछ भी नहीं गया तो क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर हो चुका है। अब हमको चुनना है, हमारा बन चुका है ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मिक्सचर। तो पहले क्या चुनना है हमको, तो पहले हमको चुनना है ट्रांसफॉर्मेंट को इस मिक्सचर से, यानी कि पहले इन दोनों को सेपरेट करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट को चुनना है। अल्टीमेट गोल हमारा यही है। तो अगर अब हम बात करें तो अब है हमारा पहला गोल, फर्स्ट गोल क्या है, टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स, है ना। पहला गोल है टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट और सेकंड गोल क्या है, टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट विथ recombinant DNA, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो पहला काम हमारा ये करना है कि ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करना है और दूसरा काम ये करना है कि ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये हमारे दो गोल हैं। तो चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट गोल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट गोल है ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करना है। अब बारीकी समझना, ट्रांसफॉर्मेंट जो है कौन है, ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसमें रिकॉम्बिनेंट गया होगा, नहीं तो नॉन रिकॉम्बिनेंट गया होगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसके अंदर कुछ नहीं गया होगा। तो सोचना जरा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसमें कुछ नहीं गया होगा, मतलब PBr322 वेक्टर का कोई पार्ट नहीं गया होगा। और PBr322 वेक्टर का अगर कोई पार्ट नहीं गया होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो PBr322 वेक्टर है उसके पास जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला जीन है, क्या है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला जीन है। क्या वो जीन इस इकोलाई में गया होगा कि नहीं गया होगा? तो जब PBr322 ही नहीं गया तो क्या उसका जीन गया होगा? तो नहीं गया होगा। तो क्या ये इकोलाई एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो हम सिंपली क्या करने जा रहे हैं, हम जानते हैं कंसेप्ट के बारे में, तो हम कंसेप्ट मेंशन कर दे रहे हैं। कंसेप्ट हमारा क्या है, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट एज इन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कंसेप्ट ध्यान से पढ़ते चलना, एज इन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट neither of recombinant or non-recombinant DNA transferred, neither of recombinant or non-recombinant DNA transferred means
non-transformant is unable to grow on culture media with either एम्पीसिलिन, एक भी डालो तो काम चलेगा, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, है ना। आइदर ऑफ दीज एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में अगर कोई कल्चर मीडिया हम लें और उस कल्चर मीडिया में हम एम्पीसिलिन नाम का एंटीबायोटिक डाल दें या टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक डाल दें, बताइए तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। पहला कंसेप्ट समझ में आया। अब ट्रांसफॉर्मेंट है तो ट्रांसफॉर्मेंट या तो रिकॉम्बिनेंट वाला होगा या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला होगा, यही ना होगा। ट्रांसफॉर्मेंट में या तो रिकॉम्बिनेंट गया होगा या फिर क्या गया होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट गया होगा। तुमको क्या ढूंढना है? तुमको क्या ढूंढना है? तुमको ढूंढना है ट्रांसफॉर्मेंट विथ कौन सा डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बताओ तो जरा, अगर तुमको यहां तक अच्छे से समझ में आया है तो सोचो अपने दिमाग में, जब तक हम बताएं तब तक तुम्हारे दिमाग में जवाब आ जाना चाहिए। सवाल यह है हमारा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में किस एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट जीन होगा और किसके लिए नहीं होगा? बताइए, किसके लिए होगा और किसके लिए नहीं होगा? ट्रांसफॉर्मेंट with non-recombinant DNA, transformant with non-recombinant DNA will able to grow, will grow, able क्या लिखना है? will grow on culture media having either ampicillin or tetracycline or both antibiotic। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि देखो जरा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, देखिए जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें तो प्लाज्मिड का ही दोनों इंड आपस में जुड़ गया, तो क्या टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है कि नहीं है? तो हाँ बिल्कुल है। क्या एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन है कि नहीं है? तो हाँ बिल्कुल है। ये हो गया टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ये हो गया टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं रेसिस्टेंट जीन, है ना। और यहां पे कौन हो गया? एम्पीसिलिन वाला हो गया, ये हो गया एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन, है ना। ये दोनों यहां पे हो गया। लेकिन इस वाले में एम्पीसिलिन तो रहेगा, लेकिन क्या टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन रहेगा? तो नहीं, क्योंकि इस वाले में टेट्रासाइक्लिन की जगह पे ही कौन आ गया है? डिजायर्ड डीएनए आ गया है। तो अब जो क्वेश्चन पूछे थे उसका जवाब दिमाग में आ गया होगा। क्या होने वाला है बच्चों? तो यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होगा वो दोनों ही मीडिया में ग्रो कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड के ही दोनों इंड आपस में जुड़ गए हैं। तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन का भी रेसिस्टेंस है और इसके पास एम्पीसिलिन का भी रेसिस्टेंस है। लाइन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके पास दोनों का ही रेसिस्टेंस है। लेकिन मेन आ गया अपना कौन सा? ट्रांसफॉर्मेंट with recombinant DNA, transformant with recombinant DNA will only grow on ampicillin containing media but will not grow on tetracycline containing media because in recombinant DNA desired DNA
इज क्लोन्ड या लाइगेटेड एट टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन साइट। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़िए जरा, क्लियर है? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा वो ग्रो करेगा सिर्फ एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया पे, लेकिन वो ग्रो नहीं करेगा टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया पे, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में डिजायर्ड डीएनए क्लोन हुआ है, लाइगेट हुआ है, कहां पे? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के साइट पे। लेकिन कब? मुद्दा ये है कब? जब इन दोनों को ट्रीट किया गया था। कौन से एंजाइम से? बाम H1। वो नहीं भूलना है, क्योंकि अभी दूसरा सवाल आने वाला है, वो नहीं भूलना है। तो कब ये कंडीशन होगा? जब ट्रीट किया गया है कौन से एंजाइम से? बाम H1। और चूंकि हम शुरुआत ही बाम H1 के साथ किए हैं, इसलिए ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। when vector was treated by बाम H1। क्लियर है? तो ये कंडीशन समझ में आया कि नहीं आया? तो फटाफट अपने दिमाग में सोचना, अगर हम PST1 से क्लीव करें तो, अगर हम PST1 नाम के एंजाइम से यहां पे क्लीव करें तो क्या होने जा रहा है? देखिए डायग्राम हम बना देते हैं ताकि सहूलियत रहेगा, लेकिन डायग्राम बनाते बनाते तक तुम्हारे दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, अगर समझ में आ रहा है तो। अब नहीं ही आ रहा है तो फिर कोई इलाज ही नहीं है, है ना? क्योंकि इतने आसान भाषा में यहाँ पे समझाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है? ये कौन सा जीन है? ये है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। ये है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। इतना ना बार डायग्राम इसका बना लेंगे कि कभी भूलोगे ही नहीं, हमेशा याद रहेगा कि किधर गया। सपना में भी कोई पूछेगा कि टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन क्या है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन क्या है, तो तुरंत नाम याद आएगा कि अच्छा ये तो बात हो रही है एक वेक्टर की जिसका नाम है PBR322। और ये कौन सा साइट हो गया? ORIC हो गया, है ना, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये है ROP। किससे काट रहे थे? PST1 से। कहां काटता है? यहां काटता है। ये है ना रेस्ट्रिक्शन साइट, ये है रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ PST1। बताइए फटाफट जवाब क्या होने वाला है? अगर हम PST1 से काटेंगे तो कौन सा रेस्ट्रिक्शन जीन कटने जा रहा है? टेट्रासाइक्लिन वाला कि एम्पिसिलिन वाला? तो जाहिर सी बात है एम्पिसिलिन वाला। तो डिजायर्ड डीएनए कहां जुड़ेगा? सीधा शॉर्टकट, नीट में इतना समय नहीं मिलता है क्योंकि हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हम पूरा स्टार्ट करके शुरू से बता रहे थे, लेकिन नीट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? अगर PST1 से है तो तुमको लोकेशन याद होना चाहिए, तुमको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब तुमको पता है कि अच्छा PST1 यहां है, तो एग्जाम में लिखा है PST1, इसका मतलब यही जीन काटेगा, और इसी जीन को काटेगा तो जो नया जीन जुड़ेगा, जो नया डिजायर्ड डीएनए जुड़ेगा, वो यहीं पे जुड़ेगा। और जब यहीं पे जुड़ेगा तो ये तो जीन गया ना, ये जीन क्या हुआ? रहा कि इनएक्टिवेट हुआ? इनएक्टिवेट हुआ। अच्छा बताओ तो बच्चों जरा, क्यों इनएक्टिवेट हुआ? ये जीन क्यों इनएक्टिवेट हुआ? ये जीन इसलिए इनएक्टिवेट हुआ ना क्योंकि यहां डिजायर्ड डीएनए फिट हो गया। क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। तो अगर हम PST1 से काटते हैं तो पहले स्टिकी एंड कहां बनेगा? यहां बनेगा, इसी जीन पे बनेगा। तो ये जीन गया, और चूंकि डिजायर्ड डीएनए आएगा और यहीं पे क्लोन होगा, यहीं पे इंसर्ट होगा, तो डिजायर्ड डीएनए के इंसर्ट होने से, डिजायर्ड डीएनए के इंसर्ट होने से ये जीन एक्टिवेटेड है कि इनएक्टिवेटेड है? तो इनएक्टिवेटेड है। अगर डिजायर्ड डीएनए नहीं आता, अगर डिजायर्ड डीएनए नहीं आता तो ये इंड तो आपस में फिर जुड़ जाता ना, तो क्या इनएक्टिवेशन होता? नहीं ना होता। तो खाली काट देने से इनएक्टिवेशन हुआ कि इंसर्शन से इनएक्टिवेशन हुआ? तो इंसर्शन से इनएक्टिवेशन हुआ। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या कहते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो डिजायर्ड डीएनए के यहां जुड़ जाने की वजह से एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो जाता है, इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब सोचो फटाफट बताओ, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट अगर PST1 नाम के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से काटे हैं,
अगर PST1 नाम के रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से काटे हैं तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होगा वो कौन से कल्चर मीडिया पे, किस एंटीबायोटिक वाले कल्चर मीडिया पे ग्रो करेगा और किस पे ग्रो नहीं करेगा? तो जवाब है टेट्रासाइक्लिन। इतना सोचने का समय नीट में नहीं मिलने वाला है, हमें 35 से 40 मिनट्स में पूरे बायोलॉजी को डील करना होता है। तो जाहिर सी बात है फटाफट सोचना होगा। तो जाहिर सी बात है हमने इसको काटा है तो रिकॉम्बिनेंट की बात कर रहे हैं। अगर रिकॉम्बिनेंट है तो डिजायर्ड डीएनए यहीं पे आया होगा, यहीं पे आया होगा तो इंसर्ट हुआ होगा, इंसर्ट हुआ होगा तो इनएक्टिवेट हुआ होगा, ये इनएक्टिवेट हो गया होगा तो इसका खेल हो गया। तो बचा कौन? यही ना बचा जी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा, अगर तुम PST1 से काटे हो तो वो कौन से मीडिया में ग्रो करने वाला है? वो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडिया में ग्रो करने वाला है। अगर BAM-H1 से काटते हैं तो उसमें ये इनएक्टिवेट होगा और कौन ग्रो करने वाला है? तो एम्पिसिलिन में ग्रो करने वाला है। अब बताइए किसी भी तरह का सवाल अगर पूछेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर सेल1 से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? तो फिर सेल1 से ट्रीट करेंगे, फटाफट देखेंगे, अच्छा यहां पे सेल1 होता है, यहां पे क्या होता है? सेल1 होता है, रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ सेल1, है ना, रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ सेल1। तो यही काटेगा, इसी जीन को काटेगा। इस जीन को अगर काटेगा तो स्टिकी इंड यहीं पे बनेगा, स्टिकी इंड अगर यहीं पे बनेगा तो डिजायर्ड डीएनए भी यहीं पे इंसर्ट होगा, अगर होना होगा तो यहीं पे इंसर्ट होगा। और डिजायर्ड डीएनए अगर इंसर्ट होगा तो इसी जीन को ना इनएक्टिवेट करेगा जी? तो हां बिल्कुल इसी जीन को इनएक्टिवेट करेगा। और ये जीन अगर इनएक्टिवेट होगा तो बताइए ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कौन से एंटीबायोटिक पे ग्रो कर पाएगा? तो वो सिर्फ ग्रो कर पाएगा एम्पिसिलिन पे। क्यों कर पाएगा? क्योंकि हमने ट्रीट किससे किया था? सेल1 से। और सेल1 के बारे में हमको जानकारी है कि किसको काट के हटाता है? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन को काट के हटाता है। तो बताइए BAM-H1 से अगर ट्रीट करते हैं तो क्या होगा? एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगा। अगर PST1 से कट करते हैं तो किस पे ग्रो करेगा? टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडिया पे ग्रो करेगा। और अगर हम सेल1 से कट करते हैं तो किस पे ग्रो करेगा? एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगा। इस सुनने के बाद तुमको नहीं लग रहा है कि दो है, एक काट दे रहे हैं दूसरा पे ग्रो कर रहा है? हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि तुमको एक चीज तुम्हारे माइंड में फिट करना चाह रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में भरना चाह रहे हैं। वो क्या है? अगर इसको काटते हैं तो इसको देख के पहचान लेंगे, अगर इसको काटते हैं तो इसको देख के पहचान लेंगे। इसीलिए ना 2 सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए था। समझ में आया? शुरू में जब हमने बताया था सेलेक्टेबल मार्कर कितना चाहिए? 2 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एक किसी सेलेक्टेबल मार्कर को हम कर देंगे इनएक्टिवेट। हमको पता है कि ये जो वेक्टर है उसके पास ये भी रेसिस्टेंट है, ये भी रेसिस्टेंट है। तो करना क्या है? एक को इनएक्टिवेट कीजिए और एक के डिजायर्ड डीएनए डाल दीजिए और देखिए कि कौन इनएक्टिवेट हुआ। अगर इनएक्टिवेट हुआ, अगर इनएक्टिवेट हुआ मतलब इंसर्शन हुआ होगा, मतलब डिजायर्ड डीएनए जुड़ा होगा, मतलब रिकॉम्बिनेंट बना होगा। काम हो गया कि नहीं हो गया? एक चुटकी में तुम्हारा काम हो गया। लेकिन दिक्कत यह है ना कि इसको थोड़ा पहचानने में हम लोगों को प्लेट जो है ना वो बार बार बनाना पड़ता है। चलो बना के दिखाते हैं कैसे। लेकिन उससे पहले इस तरह का सवाल तुमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए ये कंसेप्ट तुम्हारे सामने हम यहां पे रख दिए हैं और 2-3 प्रकार का सवाल भी यहां डिस्कस कर लिए हैं। तो किसी बात की कोई परेशानी? क्लियर हो चुका है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम आगे देखते हैं कि कैसे काम होगा। तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट are spreaded on culture media plus antibiotic containing plate। ठीक है? तो देखिए हमने प्लेट बनाया है, ये है पेट्री डिश। अब इस पेट्री डिश में हम क्या करते हैं? कल्चर मीडिया ले लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बीकर है और इसी बीकर में क्या है? इसमें है
ट्रांसफॉर्मेंट विथ rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और दूसरा कौन होगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा, वो भी तो इसी में होगा, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। ये दो संभावना है जो हमको लगता है इसमें होगा। अब यही तो ढूंढना है, पहले हमको इसको ढूंढना है, फिर इसमें से इसको ढूंढना है। चलिए यहां पे हम प्लेट बनाते हैं। तो हमने क्या किया है? पहले प्लेट बनाया है। ये है कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया प्लस एम्पीसिलिन। ये है कल्चर मीडिया प्लस एम्पीसिलिन, है ना। इस प्लेट में हम क्या डालने जा रहे हैं? इस प्लेट में डालने जा रहे हैं कल्चर मीडिया प्लस टेट्रासाइक्लिन। इसमें डालने जा रहे हैं कल्चर मीडिया प्लस टेट्रासाइक्लिन, है ना, टेट्रासाइक्लिन। और एक और प्लेट बना लेते हैं और इसमें हम क्या डालने जा रहे हैं? कल्चर मीडिया प्लस एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दोनों डाल लेंगे। हालांकि इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ऊपर वाले से ही हमारा काम हो जाएगा। तो हमने 3 प्लेट बना लिया। अब क्या करेंगे ना, तरीका क्या होता है? कल्चर प्लेट यहां पे रहता है, मीडिया रहता है, न्यूट्रिएंट मीडिया होता है, और उसमें या तो इस वाले में एम्पीसिलिन डाले हैं, इस वाले में टेट्रासाइक्लिन डाले हैं, और इस वाले में दोनों डाले हैं। अब क्या करेंगे ना, वो जो टूथ बड होता है उसी का इस्तेमाल यूजुअली किया जाता है। तो टूथ बड को स्टरलाइज कर लेना है। टूथ बड दांत साफ करने के लिए जो आता है उसको स्टरलाइज कर लेना, इसमें डुबाना, और डुबाने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर देना। फिर से दूसरा टूथब्रश लेना, वो वाला मत लेना, दूसरा लेना, इसमें डुबाना, डुबाने के बाद इसके ऊपर स्प्रेड कर देना। फिर तीसरा टूथब्रश लेना, इसमें डुबाना और डुबाने के बाद इसके ऊपर स्प्रेड कर देना। लॉजिक इतना है कि टूथब्रश के माध्यम से जो बैक्टीरिया होगा उसको हम यहां भी भेज दिए, यहां भी भेज दिए, यहां भी भेज दिए। अब एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर में ना हम लोग एक रूम टेम्परेचर का कंडीशन 37 डिग्री सेल्सियस का कंडीशन जो है, रूम टेम्परेचर नहीं बॉडी टेम्परेचर कह सकते हैं, रूम टेम्परेचर तो 25 और 28 है, जो बॉडी टेम्परेचर का कंडीशन है यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर देते हैं। एंड देन उसके अंदर इन प्लेट को रख देते हैं रात भर के लिए, ओवरनाइट छोड़ देते हैं। और छोड़ देने के बाद अगले दिन आएंगे और देखेंगे इस प्लेट को, तो इस प्लेट पे बैक्टीरिया ग्रो किया होगा। भाई समय दोगे तो बैक्टीरिया तो ग्रो करेगा ना, तो बैक्टीरिया ग्रो किया होगा। जब तुमने इसको स्प्रेड किया था तो इस पे कुछ बैक्टीरिया गया होगा, इस पे भी कुछ बैक्टीरिया गया होगा, इस पे भी कुछ बैक्टीरिया गया होगा। अब अगर बैक्टीरिया गया होगा और जाने के बाद यहां पे एक बैक्टीरिया था, यहां पे भी एक बैक्टीरिया था, यहां पे भी एक बैक्टीरिया था, यहां पे भी एक बैक्टीरिया था। अब यही एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल हुआ होगा, फिर अगले 20 मिनट में डबल हुआ होगा, फिर अगले 20 मिनट में डबल हुआ होगा, तो रात भर में ना जाने कितना 20 मिनट हो गया होगा। और इतना 20 मिनट होने के बाद ये बैक्टीरिया अकेला रहा होगा कि इसके इर्द गिर्द इसी के जैसा, क्योंकि इसी से ना बना है, ध्यान देना, यही एक बैक्टीरिया से फर्दर बहुत सारे बैक्टीरियाज बने होंगे कि नहीं बने होंगे? तो जाहिर सी बात है बने होंगे। तो कॉलोनीज बना होगा कि नहीं बना होगा? तो यहां पे क्या बन गया होगा? कॉलोनी बन गया होगा, यहां पे कॉलोनी। अच्छा, तो एक कॉलोनी में एक ही जैसा बैक्टीरिया होता है कि अलग अलग हो सकता है? तो कभी नहीं। यहां पे जो कॉलोनी बन रहा है उसमें एक ही जैसा बैक्टीरिया होगा, अलग अलग जैसा बैक्टीरिया नहीं होगा। तो या तो ये कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट वाला का होगा, या तो ये ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट का होगा, और नहीं तो ये ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट का होगा। वो तो समझने वाली बात है, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें आधा नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला होगा आधा रिकॉम्बिनेंट वाला होगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल यहां पे भी वही चीज बना होगा। बताइए कॉलोनी बना होगा कि नहीं मिला होगा? तो कॉलोनी यहां पे मिला होगा, कॉलोनी जो है यहां पे बिल्कुल मिला होगा। और यहां वाले में भी क्या मिला होगा? कॉलोनी मिला होगा। तो इस तरीके से ढेर सारा कॉलोनी मिला होगा। सेम कहानी है, इसमें भी कॉलोनीज मिले होंगे, है ना, इसमें भी कॉलोनीज मिले होंगे, इसमें भी कॉलोनीज मिले होंगे, और इसमें भी कॉलोनीज मिला होगा। उसी तरीके से इसमें भी कॉलोनीज मिले होंगे, इसमें भी कॉलोनीज मिले होंगे, इसमें भी कॉलोनीज मिला होगा। तो बहुत सारा कॉलोनी मिल गया कि नहीं मिल गया? तो इसमें भी कुछ बैक्टीरिया का कॉलोनी मिला होगा, इसमें भी कुछ बैक्टीरिया का कॉलोनी मिला होगा, इसमें भी कुछ बैक्टीरिया का कॉलोनी मिला होगा। अब सोच के बताओ किसमें रिकॉम्बिनेंट वाला? बाम H1 से काटे हुए हैं, बाम H1 से काटे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो बाम H1 से काटा जाएगा उसका कौन सा जीन इनएक्टिवेट होगा? तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट होगा। अगर वो जीन इनएक्टिवेट होगा
तो सबसे पहले तो ये बताओ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसमें होगा, छोड़ो आगे की बात, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसमें होगा? तो जाहिर सी बात है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसके पास किसी भी तरह का कौन नहीं पाया जाता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ना तो एम्पिसिलिन वाला होता है और ना ही टेट्रासाइक्लिन वाला होता है, तब ना ग्रो नहीं कर पाता है, अनेबल है। इसका मतलब है इस तीनों पे जो ग्रो कर रहा है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ही नहीं, क्योंकि इसमें भी एंटीबायोटिक है, इसमें भी एंटीबायोटिक है और इसमें भी एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा ही नहीं, तो ये कॉलोनी कभी भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का नहीं हो सकता है। एक चीज क्लियर हो गया? अब ये जो कॉलोनी बना है ये कॉलोनी किसका है? ट्रांसफॉर्मेंट का है। एक चीज तो तय हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेंट का है तो ये ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट का है कि ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट का है? तो अब चलिए बॉम H1 से काटे हुए हैं। एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंस है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो होगा उसके पास भी एम्पिसिलिन का रेसिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट वाले में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन क्या हो गया था? कट गया था। तो जाहिर सी बात है टेट्रासाइक्लिन न कटा था, एम्पिसिलिन वाला तो था। इसका मतलब एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? तो हां करेगा, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला भी तो करेगा, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट में एम्पिसिलिन के खिलाफ भी रेसिस्टेंस है और टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ भी रेसिस्टेंस है। क्या हुआ कि यहां टेट्रासाइक्लिन नहीं है लेकिन एम्पिसिलिन तो है ना, तो एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में वो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? तो हां बिल्कुल करेगा। तो एक चीज समझ में आया कि अच्छा इस 4 कॉलोनी में कोई एक कॉलोनी, 2 कॉलोनी ऐसा होगा जो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट का होगा और कोई 1-2 कॉलोनी ऐसा होगा जो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट का होगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन बताइए टेट्रासाइक्लिन वाले मीडिया में कौन ग्रो करेगा? तो फिक्स्ड है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए है जिसके अंदर एक्चुअली में टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमने किससे क्लीव किया है? बाम H1 से क्लीव किया है। तो कैसे हो सकता है? और जब हमको पता है, कंसेप्ट हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेसिस्टेंस नहीं होगा, तो इसमें कभी भी रिकॉम्बिनेंट का कॉलोनी नहीं होगा और इस वाले में तो संभव ही नहीं है। तो इस दोनों में हम क्या बोल सकते हैं? इस दोनों में कॉलोनीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑब्टेन्ड। तो रखें कि फेंकें? तो इस प्लेट को फेंक देंगे, ये प्लेट हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये प्लेट बड़ा काम का चीज है। ये वो प्लेट है, प्लेट कंटेनिंग कॉलोनीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ आइदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला भी है और कौन सा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला भी है। अब इसी में या तो ये दोनों रिकॉम्बिनेंट वाला होगा या तो ये दोनों नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला होगा, जो भी मानना है मान लो ये होगा। मतलब क्या एक लेवल पे प्लेटिंग करने से रिजल्ट आया? क्या नहीं आया, अभी भी कंफ्यूजन है। इन दोनों को तो फेंक दो, काम का नहीं है। लेकिन इस वाले में लफड़ा फंस गया है। इस वाले में क्या हो रहा है कि कुछ कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट वाला भी है और कुछ कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला भी है। तो चलिए पकड़ते हैं और इसको अगले स्लाइड पे लेके चलते हैं। इसको हम लेके आ गए और इस वाले में हमने देखा ये कौन सा प्लेट है? ये है प्लेट विथ कल्चर मीडिया प्लस एम्पिसिलिन, है ना? वही वाला प्लेट उठा के ले आए हैं। कितना कॉलोनी बनाए हुए थे? 4 कॉलोनी बनाए हुए थे। तो ये लो कुछ कॉलोनी हम यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं। वही 4 कॉलोनी यहाँ पे हम बना के दिखा दे रहे हैं। वही यहाँ पे कुछ कॉलोनीज बना के दिखाई दी जा रही है। सेम चीज यहाँ पे है। अब इसी में कोई कॉलोनी ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट का होगा और कोई ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट का होगा। तो अब ध्यान से सुनना, अब क्या करना है ना, क्या ढूंढना है तुमको? सेकेंड गोल क्या है तुम्हारा? तो सेकेंड गोल है तुम्हारा, हमें ढूंढना है ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। हमें क्या ढूंढना है? फर्स्ट गोल हम पास कर गए,
हम पास कर चुके हैं, हमने ट्रांसफॉर्मेंट छांट लिया। लेकिन अब सेकंड गोल है हमारा ट्रांसफॉर्मेंट विद क्या छांटना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए छांटना है। बताइए बाम H1 से काटे हैं, बाम H1 से काटे हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में कभी भी ग्रो करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में ग्रो करेगा। बस यहीं पे खेल होने वाला है, यहीं पे सारा रिजल्ट आने वाला है। क्या कीजिए, पर कॉलोनी के हिसाब से 2 प्लेट बनाइए, पर कॉलोनी के हिसाब से कितना प्लेट बनाइए, 2 प्लेट बनाइए। तो हम ऐसे ही एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चुन लेते हैं इस कॉलोनी को, और इस कॉलोनी के हिसाब से हम कितना प्लेट बना देते हैं, 2 प्लेट बना देते हैं। एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये रहा। इस प्लेट में डालिए कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया तो डालना बहुत जरूरी है, प्लस क्या डालिए, टेट्रासाइक्लिन डालिए, है ना, डाल दिए। इस प्लेट में क्या डालिए, कल्चर मीडिया डालिए, कल्चर मीडिया प्लस क्या डालिए, एम्पिसिलिन डालिए, कल्चर मीडिया प्लस एम्पिसिलिन डालिए, है ना, डाल दिए। अब क्या करना, वही टूथब्रश लेना, साफ वाला, स्टेरलाइज्ड वाला, यूज वाला नहीं, है ना, स्टेरलाइज्ड वाला टूथब्रश लेना, इसमें से थोड़ा सा निकालना, और निकालने के बाद इसके ऊपर क्या कर देना, स्प्रेड कर देना। क्या किए, टूथब्रश लिए, टूथब्रश को लेने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा लगाए और इसके ऊपर क्या कर दिए, स्प्रेड कर दिए। टूथब्रश फेंक देंगे, अब दूसरा टूथब्रश लेंगे, स्टेरलाइज करेंगे, और फिर इसी में से निकाले थे ना, तो इसी में से निकालकर इसके ऊपर क्या कर देना, स्प्रेड कर देना। चलो स्प्रेड करते हैं, इसी में से इसमें डाले, इसी में से इसमें डाले, है ना, कॉलोनी को ट्रांसफर किए। फिर वही बात, इंक्यूबेटर मशीन आता है, बता ही दिए हैं, 37 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर फिक्स करना है, प्लेट को पैक करना है, उसमें ले जाके रख देना है, रात भर छोड़ देना है। कल आना, यहां पे कुछ बैक्टीरिया फैला होगा, कुछ बैक्टीरिया फैला होगा, बैक्टीरिया 20-20 मिनट पे डिवाइड करेगा, अपना नंबर डबल करेगा, 12 घंटा में कई बार 20-20 मिनट आ गया होगा, तो बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गया होगा। मुद्दा यह है कि कॉलोनी जब सुबह देखे ना हम, तो कॉलोनी सिर्फ किस पे मिला हमको, तो कॉलोनी हमको इस पे मिला, हमको सिर्फ किस पे कॉलोनी मिला, इस पे मिला। कॉलोनी सिर्फ हमको किस पे मिला, एम्पिसिलिन वाले पे मिला, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले पे कोई भी कॉलोनी हमको ऑब्टेन नहीं हुआ। टेट्रासाइक्लिन वाले पे कोई भी कॉलोनी ऑब्टेन नहीं हुआ। तो क्या लगता है बच्चों, ये कौन सा कॉलोनी था, तो तय बात है कि ये सिर्फ उस पे ग्रो करता है लेकिन इस पे ग्रो नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये वो है जिसके पास सिर्फ एम्पिसिलिन का रेसिस्टेंस है लेकिन टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस नहीं है। अगर टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ भी बचाव होता, रेसिस्टेंस होता, तो इस पे भी वो ग्रो करता, लेकिन नहीं किया। और ऐसा सिर्फ रिकॉम्बिनेंट के साथ ही हो सकता है। अगर हम बाम H1 के साथ ट्रीट करते हैं, देन इसका मतलब हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, और यहां पे हम बोल सकते हैं ट्रांसफर्ड, यहां पे ट्रांसफर किया गया है, यहां पे भी ट्रांसफर किया गया है, यहां पे कॉलोनी ऑब्टेंड हुआ है, और ये है कॉलोनी ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, कॉलोनी ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ ओनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये किसका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का है। मिल गया, जो ढूंढ रहे थे वो हमको मिल चुका है। तो बताओ जरा, यहां पे आसानी, कंसेप्ट कितना आसान है, कंसेप्ट बहुत आसान है। अब वर्बली लेके चलते हैं, क्योंकि नीट में हमारे सामने ऐसा कोई फिगर नहीं आने वाला है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो PBr322 वेक्टर दिमाग में चल रहा है, तो बिल्कुल आ गया होगा। PBr322 वेक्टर के इधर तरफ एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। बताइए, अगर सेल1 से काटते हैं कौन सा जीन कटेगा, टेट्रासाइक्लिन कट गया, बहुत बढ़िया। अगर PST1 से काटते हैं तो कौन सा जीन कटेगा, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन कट जाएगा, सही है। अगर PVU1 से काटते हैं तो भी एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन कट जाएगा। अगर बाम H1 से काटते हैं तो भी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन कट जाएगा। लेवल 1 पार। चलिए लेवल 2 पे, हमने एक एंजाइम पकड़ लिया, हमने पकड़ा है बाम H1, बाम H1 काटे, बताओ बच्चों कहां पे काटेगा, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन काटेगा। स्टिकी इंड कहां बनेगा, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के लोकेशन पे स्टिकी इंड बनेगा।
तो अगर डिजायर्ड डीएनए जिसको हमने बाम H1 से ट्रीट कर रखा है, डिजायर्ड डीएनए जिसको हमने बाम H1 से ट्रीट कर रखा है, उसको अगर वेक्टर के साथ जोड़ने को अलाउ करते हैं तो बताइए कहां जुड़ेगा? तो वहीं जुड़ेगा जहां स्टिकी एंड बना है। और अगर वो डिजायर्ड डीएनए, सोचना, अगर वो डिजायर्ड डीएनए उसमें जाके इंसर्ट हो गया तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन गया ना जी, कि क्या टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन तब भी रहेगा? तो नहीं रहेगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर बाम H1 की मदद से तुम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो तो उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन नहीं रहेगा, नहीं ना रहेगा। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन भी रहेगा और एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन भी रहेगा। तो रिकॉम्बिनेंट के पास कौन सा रेसिस्टेंस रहेगा? सिर्फ एम्पिसिलिन का रेसिस्टेंस रहेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस नहीं रहेगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास कौन सा रहेगा? तो एम्पिसिलिन का भी रहेगा और टेट्रासाइक्लिन का भी रहेगा। डिफरेंस क्लियर हो चुका है दिमाग में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, या तो ट्रांसफॉर्म हुआ होगा या तो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होगा। अगर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होगा तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे, अगर ट्रांसफॉर्म हुआ होगा तो ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। अब या तो रिकॉम्बिनेंट गया होगा चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट गया होगा, कुछ तो गया। अगर कुछ भी गया तो ट्रांसफॉर्मेंट कहना, अगर कोई नहीं गया तो क्या कहना है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहना है। अब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता है ना, उसके पास ना तो रिकॉम्बिनेंट गया ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट गया, तो ना एम्पिसिलिन के खिलाफ बचाव आया और ना टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ बचाव आया। तो क्या वो किसी भी एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो वो कतई भी किसी भी एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम ट्रांसफॉर्मेंट की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, सोचो, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट किसके प्रेजेंस में ग्रो करेगा? सिर्फ एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में ग्रो करेगा। लेकिन अगर उसको टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में डालें तो वो ग्रो नहीं करेगा। और नॉन रिकॉम्बिनेंट किस में ग्रो करेगा? दोनों में ग्रो करेगा। तो तुम किस बिहाफ पे पहचान रहे हो? तुम ग्रो करवा के पहचान रहे हो या कहीं ग्रो नहीं कर पा रहा है उसके बिहाफ पे पहचान रहे हो? ध्यान से सुनना, तुम किस बिहाफ पे पहचान रहे हो? ग्रो कर पा रहा है उसके बिहाफ पे कर पा रहे हो कि ग्रो नहीं कर पा रहा है उसके बिहाफ पे कर पा रहे हो? तो बिल्कुल सही जवाब है, ग्रो नहीं कर पा रहा है उसके बिहाफ पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जरा, इस वाले में एम्पिसिलिन पे ग्रो तो किया था, कहां पहचान पाए कि रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है? नहीं पहचान पाए। लेकिन जब हमने इसमें से कुछ कॉलोनी को निकालकर यहां और यहां भेजा और हमने देखा कि इस पे ग्रो करता है, तब तक मेरा आंसर नहीं आया था। लेकिन हमने देखा कि इस पे भेजे तो ग्रो किया, वही को इस पे भेजे तो ग्रो नहीं किया, तब आंसर आ गया कि अच्छा, बाम H1 से काटे थे, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन को इनएक्टिवेट किए थे, तो टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में ग्रो करेगा? कभी नहीं करेगा। और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया और हमने फाइनली ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? तो हमने पहचान लिया। अब यहां पे हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, इस पहचानने के प्रक्रिया में कितना प्लेट बनाना पड़ गया? एक दिन पूरा बर्बाद हुआ प्लेट बना के, रात भर वेट किए, अगले दिन कल्चर पढ़े, फिर उस दिन प्लेट बनाकर रखे और फिर कल्चर बनाए और फिर अगले दिन हम स्टडी किए। यानी कि ये प्रोसेस उतना आसान है क्या? टेक्निक आसान है, दिमाग में समझ बहुत आसानी से आ रहा है, लेकिन क्या ये बहुत ही आसान प्रोसेस है? कम टाइम कंज्यूमिंग है कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है? तो जवाब होगा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कम्बरसम प्रोसेस है। एनसीईआरटी की भाषा में कम्बरसम प्रोसेस है, मतलब ज्यादा समय ले रहा है। और अगर ये ज्यादा समय ले रहा है तो हाँ, कहीं ना कहीं ये एक इसका डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज आ गया बच्चों PBr322 का? PBr322 एक शानदार वेक्टर है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अगर हम ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानना चाहते हैं तो हमको बार बार प्लेटिंग करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही टाइम टेकिंग, टीडीएस, कम्बरसम प्रोसेस होता है। तो जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा वेक्टर होगा जो वेक्टर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेगा, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, और उसको हम बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना पे ही इसको समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि यहां तक का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी पॉइंट पे कोई चीजें नहीं समझ में आती हैं, कमेंट सेक्शन में फटाफट उसको कमेंट करना, और फिर से अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा वेक्टर है जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।